नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एचएसएससी के द्वारा जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। आपने देख भी लिया होगा 25 अगस्त को जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। 9 दिन आपके बचे हुए हैं, तो इन 9 दिन के अंदर हम नौ जो टॉपिक्स हैं वो करने वाले हैं। जो बड़े बड़े टॉपिक्स रहने वाले हैं उन सभी को हम 9 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर है वो अपना प्राप्त कर पाएंगे रिटन एग्ज़ाम के अंदर। शुरुआत हमने एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री टॉपिक से कर दी है। जो कल आ गया था हमारा टॉपिक्स, उस टॉपिक्स पर लगभग 100+ क्वेश्चन करवा दिए गए हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। तो वहाँ से एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 100 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उससे बाहर नहीं मिलेंगे आपको। बस वो टॉपिक्स एक बार आप देख लेना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं इस पूरी प्लेलिस्ट को बना दूंगा, हरियाणा पुलिस प्लेलिस्ट नाम से, कांस्टेबल 2024 नाम से। इसके अंदर सारे वो टॉपिक्स डाल दूंगा जो जो 9 दिन के अंदर हम करने वाले हैं। इसके अंदर मेजर जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला हमने कर लिया। आज हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन इजीली देखने को मिलेंगे। आईपीसी और सीआरपी का जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अंदर टोटल हम 60 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इसके अंदर से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक्स रहने वाला है वो हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करने की कोशिश करेंगे। अंत में जो भी हरियाणा पुलिस 2021 में कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे उन सभी को हम यहाँ पे जो सीरीज है वो लेके आएंगे, वो भी आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इन सभी वीडियोस की जो फ्री पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है आईपीसी एंड सीआरपीसी, यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आराम से 1 या 2 बार आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री के अंदर। तो वो चैनल आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आईपीसी और जो सीआरपीसी है, आईपीसी की जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है 5 से 6 जो 7 पॉइंट है वो हम यहाँ पे वन लाइनर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, इंडियन पीनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है आईपीसी भारतीय दंड संहिता यह प्रथम विधि आयोग की देन थी। जो आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता है, वह किसकी देन थी? तो ये प्रथम विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन की देन थी। सेकंड में कहा गया प्रथम विधि आयोग, या जिसे फर्स्ट लॉ कमीशन भी बोला जाता है। तो प्रथम विधि आयोग या फिर फर्स्ट लॉ कमीशन दोनों ही एक ही चीज़ है ये। उसके बाद हम देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में बना था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था? तो ये 1834 में बना था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष इसके जो थे वो थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम। यहाँ पे कहा गया आईपीसी को 6 अक्टूबर 1860 को मंजूरी मिलती है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए आईपीसी को मंजूरी कब मिली थी, तो आप 6 अक्टूबर 1860 करेंगे और टिक। और अगर आपसे पूछा जाए कि लागू कब हुई थी, तब आप करेंगे यहाँ पे 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी है भारतीय न्याय संहिता, ये कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को। यहाँ पे देख लेना 6 अक्टूबर 1860 को। उस समय के वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय थे ये लॉर्ड कैनिंग होते थे। और आईपीसी भारतीय दंड संहिता जो है ये 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, समथिंग फैक्चुअल पॉइंट्स थे जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं आईपीसी के लिए। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपको 1-2 क्वेश्चन तो इन्हीं वन लाइनर्स में से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू यहाँ पे बात कर लेते हैं, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो अभी हमने देख चुके हैं कब लागू हुई, 6 अक्टूबर 1860 को, 6 दिसंबर 1860 को, 1 जनवरी 1861 को, या फिर 1 जनवरी 1862 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी, वो हुई थी 1 जनवरी 1862 को। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निश्चित है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है।
यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये ब्लैकस्टोन ने कहा था, स्टीफन ने कहा था, पाउंड ने कहा था, या फिर ऑस्टीन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो कथन था वो स्टीफन के द्वारा कहा गया था। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निश्चित है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल ही ये होता है। तो ये कथन कहा गया था स्टीफन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री पीडीएफ पाने के लिए। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है। तो जो भारतीय दंड संहिता है 1860, इसकी धारा जो एक है वो किससे संबंधित है? अपराध की परिभाषा से यहाँ पे एक कर लेना, एक मतलब ये एक है, यहाँ पे ये एक वाला, तो ये किससे संबंधित है? अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से भारतीय दंड संहिता की जो धारा 1 है वो संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है। तो भारतीय दंड संहिता में जो परिभाषित किया गया है शब्द स्त्री, तो उससे क्या तात्पर्य है? जिसकी आयु 16 वर्ष या अधिक हो, जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो, जिसकी आयु 21 वर्ष या अधिक हो, या फिर किसी भी आयु की हो। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय दंड संहिता में परिभाषित जो शब्द है स्त्री, उससे तात्पर्य है किसी भी आयु की स्त्री से। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो कौन सा अपूर्ण अपराध है? लोक न्यूसेंस, आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव, या फिर बलवा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो आपराधिक जो प्रयत्न होता है वो ही अपूर्ण अपराध होता है, मतलब प्रयास करना किसी अपराध के लिए, वही अपूर्ण अपराध होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो भारतीय दंड संहिता जो है उसकी धारा नंबर जो 34 है उसका एक तत्व कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से? कोई आपराधिक कृत्य का किया जाना, आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, या फिर आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर में किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अगर किया गया हो तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 34 के अंतर्गत नहीं आता, मतलब आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से कौन सी धारा संयुक्त व आणविक दायित्व से संबंधित नहीं है? तो कौन सी जो धारा है 1860 भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग जो है संयुक्त आणविक दायित्व से संबंधित नहीं है? धारा 34, 35 व 37, धारा 36, धारा 141, 149, 396, 460, या फिर धारा 111, 117, 120 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 36 है वो अनेक जो संयुक्त व आणविक दायित्वों से संबंधित नहीं है, धारा नंबर 36। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा नंबर जो 42 है वो प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो कहाँ कहाँ पर लागू होगी? संपूर्ण भारत पर लागू होगी, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी, भारत के किसी भी भाग पर लागू होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन जो धारा नंबर 42 है वो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो जीव जंतु शब्द में सम्मिलित क्या नहीं है? मानव नहीं है, हाथी नहीं है, मानव नहीं है, मोर नहीं है, या फिर सर्प नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द में कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो मानव है वो जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है। तो कौन सा दंड नहीं है? जुर्माना दंड नहीं है, निर्वासन दंड नहीं है, संपत्ति का संपहरण दंड नहीं है, या फिर मृत्यु दंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो निर्वासन है यही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा नंबर 53 के अंतर्गत जो है वो दंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा नंबर 57 है उसके अनुसार आजीवन कारावास की जो अवधि है वो कितनी है? 20 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 57 के अनुसार आजीवन कारावास की जो अवधि है वो है 20 वर्ष। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास यदि जुर्माना नहीं दिया जा रहा तो किस प्रकार का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। मतलब जो भारतीय दंड संहिता है उसके अनुसार जो न्यायालय है यानी कि कोर्ट है हमारा, वो अगर किसी व्यक्ति जो कोई अपराधी व्यक्ति है वो अगर जुर्माना नहीं दे पा रहा तो उस केस में जो न्यायालय है वो किस प्रकार का जो कारावास है वो उस व्यक्ति को दे सकता है। तो आइए देख लेते हैं। केवल सादा कारावास दे सकता है, सश्रम दे सकता है, किसी भांति का किसी भी प्रकार की सजा दे सकता है, या फिर जुर्माने की मात्रा पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो किसी भी भांति का यानी कि जो न्यायालय है वो किसी भी प्रकार की जो है सजा वो दे सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया यदि एक अपराधी को केवल जुर्माना से दंडनीय अपराध के लिए रुपये 1000 के जुर्माने से दंडित किया गया है तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न हो सकेगी। मतलब कोई व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, उसको जुर्माना दिया गया है, दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये का जुर्माने का दंड दिया गया है। अगर वो जुर्माना नहीं भर पाता तो उस केस में उसको कितने अवधि के लिए जो है वो कारावास हो सकता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा 6 महीने के लिए कारावास की सजा हो सकती है। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये 1000 रुपये याद रखना, 1000 रुपये के लिए 6 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने की सजा हो सकती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। तो कौन सी धारा करती है? धारा नंबर 71, धारा नंबर 72, धारा नंबर 73 या फिर धारा नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगी धारा नंबर 73 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। तो जो धारा नंबर 73 है वो एकांत परिरोध का जो प्रावधान है वो करती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को संबंध होना चाहिए। तो किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को संबंध होना चाहिए केवल विधि से, केवल तथ्य से, चाहे तथ्य से अथवा विधि से, तथ्य एवं विधि दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा केवल तथ्य से। तो किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को संबंध होना चाहिए केवल तथ्य से। तो नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्यूसेट के सिद्धांत से तात्पर्य है। तो इस सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? विधि की जानकारी ना होना कोई माफ़ी क्षम्य नहीं है। क्षम्य का मतलब यहाँ पे क्षमा से रिलेटेड है, तो क्षमा पढ़िएगा आप। ये सेकंड ऑप्शन में कहा गया है तथ्य की जानकारी ना होना कोई माफ़ी क्षम्य नहीं है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में कहा गया विधि की जानकारी न होना माफ़ी क्षम्य योग्य है, क्षमा योग्य है, और तथ्य की जानकारी होना माफ़ी क्षमा योग्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस सिद्धांत से तात्पर्य ये है जो विधि है, लॉ है, उससे उसकी जानकारी ना होना कोई माफ़ी क्षमा योग्य नहीं है। मतलब अगर विधि की जानकारी नहीं है तो ये एक क्षमा योग्य नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको यहाँ पे ये कर लेना इसको, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना भी परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफंस के वाद में किसके द्वारा की गई थी? तो आसान लैंग्वेज में समझिएगा। पहले ये कथन कहा गया है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना एक परम कर्तव्य है। यह जो कथन था किस वाद में उत्पन्न हुआ था? क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफंस के वाद में उत्पन्न हुआ था। और किसके द्वारा ये कथन कहा गया था? आइए देख लेते हैं। लॉर्ड एक्टन द्वारा कहा गया था, लॉर्ड पोलक के द्वारा कहा गया था, लॉर्ड कोलरीज के द्वारा कहा गया था, या फिर लॉर्ड डोनमैन के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये लॉर्ड कोलरीज के द्वारा कथन कहा गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है जब वह 7 वर्ष से कम आयु का हो, जब वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो, जब वह पूरा 7 वर्ष का हो, जब वह 12 वर्ष से कम उम्र का हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा जब वह 7 वर्ष से अधिक का परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकृतचित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता? तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत जो है वो विकृतचित व्यक्ति होता है, मतलब जो माइंड से बीमार होते हैं व्यक्ति, उनके लिए विकृतचित व्यक्ति के कार्यों को अपराध नहीं माना जा सकता? तो धारा 82, धारा 84, धारा 43 या फिर धारा 85। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो धारा नंबर 84 जो है भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 84, उसके अंतर्गत विकृतचित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन विकृतचित से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है? तो कौन से वाद के अंदर ये जो मामला आया था, भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 84 के विकृतचित का जो मामला आया था, किस वाद में आया था? आर बनाम ऑर्नोल्ड, आर बनाम वाइट, आर बनाम वॉकर, या फिर आर बनाम वीट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आर बनाम जो है आर्नल्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, निम्नलिखित में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शनवाद है? तो नशे पर कौन सा मार्गदर्शनवाद है? नाथुला बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियॉर्ड प्रोसिक्यूशन, बैरो बनाम आइजक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो नशे पर मार्गदर्शनवाद है ये है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो किस धारा से संबंधित है? धारा नंबर 89 से, धारा नंबर 88 से, धारा नंबर 90 से, या फिर धारा 87 से। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य है वो शब्दावली भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 89 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्प दंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा लिया परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया। सपेरा उत्तरदायी है। तो सपेरा किसके लिए उत्तरदायी है? हत्या के लिए उत्तरदायी है, छल के लिए उत्तरदायी है, संदोष मानव वध के लिए उत्तरदायी है, या फिर किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सपेरा है वो हत्या के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है? धारा 107 से 120 तक,
धारा 96 से 106 तक, धारा 76 से 95 तक, या फिर धारा 121 से धारा 133 तक। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा धारा 96 से धारा 106 तक। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एक गुंडा बलात्संग के उद्देश्य से एक युवती को घसीट कर ले गया। उसकी चीखें सुनकर पास के स्थान से एक महिला आई और एक छोटी कुल्हाड़ी गुंडे के सर पर दे मारी और गुंडा मर गया। वह दोषी है। तो जो महिला ने गुंडे के सिर पे कुल्हाड़ी मारी थी, क्या वो दोषी है? महिला हत्या की दोषी है, नरवध की दोषी है, घोर उपहाति की दोषी है, या फिर किसी अपराध की दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो वुमेन्स होगी, जिस लेडी ने उस लड़की को बचाने के लिए गुंडे की हत्या कर दी, तो वो जो स्त्री होगी वो किसी अपराध की दोषी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेषण का प्रावधान है? तो किस धारा के अंतर्गत है जो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेषण का प्रावधान है? धारा 107 फर्स्ट, धारा 108, धारा 107 सेकंड, या फिर धारा 107 3। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये धारा 107 2 के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेषण का प्रावधान है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेषण का तरीका नहीं है? तो निम्नलिखित जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन दुष्प्रेषण का तरीका या फिर प्रकार नहीं है? प्रयत्न, उकसाना, सहायता करना, या फिर षड्यंत्र करना। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो प्रयत्न है यानी कि प्रयास बोलते हैं उसको, प्रयत्न करना किसी चीज़ के लिए, वो दुष्प्रेषण का तरीका या फिर प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में कहा गया ए बी से सहमत होता है, मतलब जो ए पर्सन है वो बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स ही हैं तो देख लेना, अपने ऊपर लागू करके देख लेना। ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। यह क्या है? आपराधिक षड्यंत्र है, आपराधिक षड्यंत्र है, दुष्प्रेषण है, सामान्य आशय है, या फिर सामान्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है। अब देख लेना, जो बच्चे एक दूसरे की नकल में मदद करते हैं तो ये आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है आईपीसी के तहत। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया था? तो जो भारतीय दंड संहिता है इसके अंदर आपराधिक षड्यंत्र को कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1870 में, 1913 में, 1923 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा 1913 के अंदर भारतीय दंड संहिता के अंदर जो आपराधिक षड्यंत्र है इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया निम्न में से किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया था? तो किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया था? तेजत खान बनाम स्टेट ऑफ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, कुलदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, दर्शन सिंह बनाम स्टेट, परदुमा बनाम स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुलदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का जो निर्णय था इसमें पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया अभी ये ओनली आईपीसी के ही एमसीक्यू चल रहे हैं। लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन मैंने रखे सीआरपीसी के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 15 से 20 क्वेश्चन भी सीआरपीसी के देखने को मिलेंगे। तो यू डोंट वरी, सीआरपीसी के भी क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो विधि विरुद्ध जमाव जो है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा नंबर 141, धारा 142, धारा 140, या फिर धारा 143। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर।
क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए कितने व्यक्ति जो हैं वो आवश्यक होते हैं या जिम्मेदार होते हैं? 7, 5, 10 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 5 मतलब विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्ति जो हैं वो आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह भारतीय दंड संहिता विधान की निम्न धाराओं में दंडित किया जाएगा। तो जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह भारतीय दंड संहिता विधान की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? धारा 142, धारा 143, धारा 144 या फिर धारा 147। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये धारा 143 के तहत मतलब जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वो भारतीय दंड विधान की धारा नंबर 143 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में कहा गया है भारतीय दंड संहिता के अधीन बलवा करने के लिए दंड है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के अंतर्गत बलवा करने के लिए दंड कितना मिलता है? केवल 2 वर्ष के लिए, केवल 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 2 वर्ष जुर्माना, 2 वर्ष और जुर्माना दोनों लगते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। अगर आप बलवा के लिए दोषी पाए जाते हैं तो आपको 2 वर्ष की सजा भी काटनी पड़ेगी, साथ में आपके ऊपर जो जुर्माना है वो भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में कहा गया भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 149 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो धारा 149 है उससे तात्पर्य है एक घोषणात्मक प्रावधान है, एक भिन्न अपराध उत्पन्न करती है, साक्ष्य का एक नियम है या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक भिन्न अपराध जो है वो उत्पन्न करती है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिनिधित्व दायित्व से संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो प्रतिनिधित्व दायित्व से संबंधित है? धारा 120 के, धारा 121, धारा 154 या फिर धारा 159। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो धारा 154 है आईपीसी की धारा 154 जो है वो प्रतिनिधित्व दायित्व से संबंध रखती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया निम्नलिखित में से किससे दंगा का अपराध नहीं होता? तो निम्नलिखित जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से दंगे का अपराध नहीं होता। 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा दंगा अपराध नहीं होता, झगड़ा करते हुए दंगा अपराध नहीं होता, एक लोक स्थान पर अपराध नहीं होता या फिर लोक शांति को भंग करने पर अपराध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के द्वारा दंगा अपराध नहीं होता। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया दंगा की अपराध के लिए अपराधी को कितने अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो जो दंगे अपराध के लिए अपराधी होता है मतलब जो दंगा करता है उसको कितने वर्ष का कारावास की जो सजा है वो हो सकती है? 1 वर्ष, 1 माह, 3 माह या फिर 6 माह। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1 महीने के लिए जो है उसको कारावास की सजा हो सकती है दो दंगा का दोषी पाया गया, जो व्यक्ति दंगा करने का दोषी पाया गया। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 39। अब से हम सीआरपीसी शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख लेना सीआरपी के जो एमसीक्यू हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 38 क्वेश्चन जो हैं वो हमने आईपीसी के देख लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं सीआरपीसी के क्वेश्चन। तो सीआरपीसी के क्वेश्चन 39 की बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो कब हुआ था? 25 जनवरी 1974, 25 मार्च 1974, 25 अप्रैल 1974 या फिर 25 अप्रैल 1973। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 25 जनवरी 1974 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर।
और क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया दंड प्रक्रिया संहिता जो है अधिनियम ये लागू कब हुई थी? कब हुई थी? 1 जनवरी 1973, 1 जनवरी 1974, 1 अप्रैल 1974 या फिर 1 अप्रैल 1973। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दंड प्रक्रिया जो संहिता अधिनियम था ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में कहा गया है दंड प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषता क्या है? तो दंड प्रक्रिया जो संहिता है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान करना, कार्यपालिका से राजस्व कार्य को पृथक करना, अलग करना, या फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ही दंड प्रक्रिया संहिता की जो है वो मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 में कहा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता को रखा गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता को रखा गया है। कहाँ रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है, या फिर सभी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो दंड प्रक्रिया संहिता है इसको समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में कहा गया इस अधिनियम में जमानतीय व गैर जमानतीय अपराधों का वर्गीकरण कहाँ पर किया गया है? तो गैर जमानतीय और जमानतीय जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण कहाँ पर किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में किया गया है, इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में किया गया है, अधिनियम की धारा 484 में किया गया है, या फिर अधिनियम की धारा 245 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में किया गया है। जमानतीय और गैर जमानतीय अपराधों का जो वर्गीकरण है वो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में कहा गया सीआरपीसी के अध्याय 8, 10, 11 को छोड़कर बाकी प्रावधान कहाँ लागू नहीं होगा? तो कहाँ लागू नहीं होगा? नागालैंड में लागू नहीं होगा, असम में लागू नहीं होगा, मेघालय में लागू नहीं होगा, या फिर मिजोरम में लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नागालैंड के अंदर जो है वो लागू नहीं होंगे। मतलब 8, 10 और 11 सीआरपीसी के जो अध्याय हैं वो तो नागालैंड में भी लागू होंगे, बट इसके अलावा जो अध्याय हो गए वो सभी नागालैंड के अंदर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में कहा गया भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता में कौन संशोधन कर सकता है? संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा के द्वारा, उच्चतम न्यायालय और संसद के द्वारा, केवल संसद के द्वारा, या फिर केवल राज्य विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय दंड संहिता में जो संशोधन प्रक्रिया है वो केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में कहा गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 2C वो क्या परिभाषित करती है? जमानतीय अपराध, संज्ञेय अपराध, गैर जमानतीय अपराध, या फिर असंज्ञेय अपराध। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये संज्ञेय जो अपराध है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C को परिभाषित करती है, संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में कहा गया है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक है? तो कौन सी प्रक्रिया न्यायिक है? जांच व अन्वेषण, जांच एवं विचारण, अन्वेषण, या फिर विचारण एवं अन्वेषण। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जांच एवं विचारण है ये प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, 48 पर माफ कीजिएगा। 48 में कहा गया सीआरपीसी अधिनियम की धारा 2H परिभाषित करती है। तो सीआरपीसी अधिनियम की जो धारा 2H है वो क्या परिभाषित करती है? अन्वेषण, आरोप, जांच, या फिर अपराध। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा सीआरपीसी अधिनियम की जो धारा 2H है वो परिभाषित करती है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है किसी विषय से संबंधित तथ्यों के बारे में छानबीन करने का काम। तो अन्वेषण का मतलब छानबीन करना होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर।
क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। तो किसी अपराध का जो अन्वेषण है यानी कि जो छानबीन है वो किसके द्वारा की जाती है? पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, कार्यपालिका दंडाधिकारी के द्वारा किया जाता है, तहसील के द्वारा किया जाता है, या फिर न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कॉमन सी बात है, जो अपराध की छानबीन होती है वो पुलिस के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? तो अन्वेषण का उद्देश्य क्या है, छानबीन का उद्देश्य क्या है? अभियुक्ति को गिरफ्तार करना, अभियुक्ति को दंड देना, अभियुक्ति के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना, या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अन्वेषण यानी कि छानबीन का उद्देश्य क्या होगा? अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया समन मामलों और पूछताछ में ज्ञापन केवल है। तो जो समन है, समन भेजते हैं जो आपराधिक मतलब जो व्यक्ति होते हैं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया जा सकता है। मामले और पूछताछ में ज्ञापन केवल है आरोपी के बयान रिकॉर्ड, गवाह के रिकॉर्ड, सबूत के रिकॉर्ड, या फिर सभी बयानों के रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सबूत के जो रिकॉर्ड है वो समन मामलों में और पूछताछ में ज्ञापन केवल है, तो सबूत के रिकॉर्ड हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में कहा गया असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है। जो असंज्ञेय अपराध होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? जमानती और सामान्य, जमानती और गंभीर, केवल गंभीर प्रकृति के, या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जमानती और सामान्य असंज्ञेय अपराधों की प्रकृति होती है, जमानती और सामान्य। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 में कहा गया है समन मामले का अर्थ है जो दंडनीय हो। समन मामले का अर्थ है जो दंडनीय हो। तो समन मामले का अर्थ क्या है? आजीवन कारावास से, 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास, 2 वर्ष की अवधि के लिए कारावास, या फिर 2 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से। तो 53 क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष से अनधिक यानी कि 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के लिए समन मामले का अर्थ है जो दंडनीय हो। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में कहा गया वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेरित है जो दंडनीय हो। तो वारंट मामले से क्या अभिप्रेरित है? 3 वर्ष के कारावास से, 5 वर्ष के कारावास से, 2 वर्ष के कारावास से अधिक या अर्थदंड, या दोनों, मृत्यु, आजीवन कारावास, या यहाँ पे कोमा लगा लेना मृत्यु से पहले, मृत्यु, आजीवन कारावास, या 2 वर्ष से अधिक का कारावास। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा मृत्यु, आजीवन कारावास, या 2 वर्ष से अधिक का कारावास। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 324 उसके अंदर जो अपराध है वो किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा विचारणीय है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वो भारतीय दंड संहिता धारा के 324 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा विचारणीय है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में कहा गया न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुख्यालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुख्यालयों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुख्यालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया अभियोजन निदेशालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में की गई है? तो अभियोजन निदेशालय की जो स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में की गई है? धारा 25, धारा 25A, धारा 26, धारा 24A। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये धारा 25A के अंदर अभियोजन निदेशालय की जो स्थापना है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A के अंदर की गई है। नेक्स्ट
तो ये इतने क्वेश्चन थे, टॉप 57 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आईपीसी सीआरपीसी दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पे लगभग 60 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आईपीसी सीआरपीसी नहीं पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग आप लगा के ज़्यादा क्वेश्चन करने की भी कोशिश करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, क्योंकि जो वकील होते हैं, सीधी सी बात है, वकीलों को भी सारी धाराएं याद नहीं होती। तो इसीलिए आप इस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं 2 से 3 बार बस इस वीडियो को देख लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके अंदर से ही आपसे पूछ लिए जाएंगे। ऊपर जो मैंने फैक्चुअल पॉइंट्स बताए थे उनको अच्छे से पढ़ लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहला टॉपिक डाल दूंगा जो मैंने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का पढ़ाया था। उसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन इजीली देखने को मिलेंगे। उस टॉपिक को भी आराम से बैठ के 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली आपका जो है वो बेनिफिट होने वाला है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ऐसे ही हम 25 तारीख नहीं 24 तारीख तक हम बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनसे अच्छे 5-7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यू डोंट वरी, 24 तारीख तक मैं आपको 50 से 60 मार्क्स का इजीली आपको आराम से करवा दूंगा कवर। तो आप बस इन वीडियोस को आराम से देखते रहिएगा। डेली शाम को 4 बजे आपके लिए वीडियो आ जाएगी। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो सीरीज की कंप्लीट पीडीएफ अगर आप फ्री में चाहते हैं तो भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। कोई भी आपका सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।